कक्षा 10 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इसका हमें मान निकाल कर दिखाना है। चलिए, इसके लिए आपको यह सारणी याद होना चाहिए। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार से होता है और यहाँ पे 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। यहाँ पर प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए, है ना, या फिर याद होना चाहिए। यहाँ पे साइन 0 अंश का वैल्यू 0, यदि कास 30 अंश का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में 3/2। इस प्रकार से प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान ज्ञात होना चाहिए ना, तभी हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और यह किस प्रकार से ज्ञात होता है, यहाँ पे सारणी के प्रत्येक मान को हमने ज्ञात करके आपको दिखाया। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। चलिए, अब यहाँ पे यह सारणी के सभी मान को आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिया था साइन 60 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में 3/2, है ना। यदि साइन 30 अंश का दिया रहेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये सभी मान याद रहने चाहिए, तभी हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर पहले प्रश्न को हम नोट करते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पे सबका मान हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए, साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है और यहाँ पे कास 30 अंश का वैल्यू कर्ण में 3/2 होता है। आप यहाँ पे सारणी के प्रत्येक मान को याद कर लीजिएगा, या फिर आप प्रश्नों को हल करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर यहाँ पे त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए, प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे गुणा कर देंगे अंश का अंश में, कर्ण का 3 में कर्ण में 3 गुणा कर देंगे तो आपको अंश में 3 मिलेगा, और हर में 2 का गुणा कर देंगे आपको 4 मिलेगा। प्लस अंश में 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 मिलेगा, हर में 2 का गुणा कर देंगे आपको 4 मिलेगा। चलिए, यहाँ पर लसा आपका 4 हो जाएगा, अंश में यहाँ पर जुड़ जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और हर में तो पहले से ही 4 है। अंश और हर 1 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 4 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपका हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न पे। आपको जो सेकेंड प्रश्न दे दिया गया है उसको हम सिंपल नोट करते हैं। दिया हुआ है ना, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस यहाँ पे दे दिया गया है कास स्क्वायर 30 अंश ऋण साइन स्क्वायर 60 अंश आपको दिया हुआ है। चलिए, मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। 2 हो जाएगा, यहाँ पर tan 45 अंश का आपको वर्ग कर देना है ना, तो tan 45 अंश का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। tan 45 अंश का मान, इसका वर्ग कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देते हैं। प्लस यहाँ पे कास स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ पे कास 30 अंश का जो भी मान है उसका वर्ग कर देना है, तो यहाँ पे कर्ण में 3/2 होता है कास 30 अंश का वैल्यू, और इसका हमें सिंपल वर्ग कर देते हैं। ऋण यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 अंश, तो यहाँ पे साइन 60 अंश का वैल्यू कर्ण में 3/2 होता है, और इसका हमें सिंपल वर्ग कर देना है। चलिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग आपको 1 ही प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो अंश में यहाँ पर कर्ण समाप्त हो जाएगा, अंश में 3 मिलेगा, और हर में अंश का भी वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे कर्ण में 3 का वर्ग कर देंगे 3 मिला, और हर का जब वर्ग कर देंगे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 ऋण, यहाँ पे कर्ण में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 मिलेगा, और हर में 2 का वर्ग कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। चलिए, 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जितनी राशि धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, यह घटकर आपस में 0 हो जाएगा, है ना, केवल आपको 2 प्राप्त हुआ। चलिए, यहाँ पे सेकंड प्रश्न हल हुआ। आ जाते हैं हम थर्ड प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया है प्रश्न cos 45 अंश और हर में है सेक 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश। यहाँ पर इनका हम मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। कास 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2 होता है, और हर में जो सेक 30 अंश, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कास का, तो कास 30 अंश का वैल्यू यदि आपको ज्ञात है कि कर्ण में 3/2 है तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यहाँ पे कर्ण में 3/2, तो यहाँ पे 2/कर्ण में 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है ना, साइन 30 अंश का व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ पे साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए, इसको और हल करते हैं। यहाँ पर है 1/कर्ण में 2, यहाँ पर लसा समान करने के लिए यहाँ पर कर्ण में 3 से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। क्यों किया, ताकि यहाँ पर हर समान हो जाए, लसा लेने में सुविधा हो। कर्ण में 3 लसा हो गया, तो यहाँ पर है 2 प्लस यहाँ पर 2 कर्ण में 3। अब यहाँ पे 1/कर्ण में 2 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, और जो यहाँ पे हर में था इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पे कर्ण में 3 अंश में चला जाएगा, और यहाँ पर यह हर के साथ गुणा हो जाएगा, जो यहाँ पर 2 + 2 कर्ण में 3 है।
चलिए ये हो गया, कोष्टक में ही लिख देते हैं बराबर। इसको और हल करते हैं। करणी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे, करणी में 3 आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे करणी में 2 का यहाँ पे दोनों पदों में यदि हम लोग गुणा कर दें तो यहाँ पे 2 करणी में 2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 करणी में 2 है, इसका करणी में 2 का हमने 2 के साथ गुणा कर दिया, प्लस इसका हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, प्लस यहाँ पे करणी में जब 2 के साथ इसका गुणा कर देंगे तो 2 पहले से है, करणी में 3 पहले से है और करणी में 2 का हमने गुणा कर दिया बराबर करणी में 3 और हर में है 2 करणी में 2 और यहाँ पर प्लस 2 तो रहेगा ही और यहाँ पे करणी वाली संख्याओं को साथ में गुणा कर देते हैं। करणी में हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग परमेयीकरण कर देते हैं। हर से हम लोग क्या कर देते हैं, करणी का मान समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे जितनी राशि धनात्मक है उतना राशि ऋणात्मक से अंश और हर में गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई प्रभाव न पड़े और केवल इसे हम परमेयीकरण करें। हर में यहाँ पे करणी हम लोग नहीं चाहते हैं ना। तो यहाँ पे 2 करणी में 2 हो गया और ऋण 2 करणी में 6, जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू हमने लिखा, केवल यहाँ पे चिन्ह हमने ऋणात्मक ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ से करणी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 करणी में 2 ऋण 2 करणी में 6, जितना से अंश में गुणा किया उतना से ही हमने हर में भी गुणा कर दिया। चलिए तो यहाँ पर करणी में 3 हो गया, कोष्टक में 2 करणी में 2 है, ऋण 2 और यहाँ पे करणी में 6 है। चलिए हर का देखते हैं। एक कोष्टक में यहाँ पर a प्लस बी आपको दिख रहा है, जितना राशि धनात्मक है उतना राशि ऋणात्मक है, तो यहाँ पे a का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करणी में 2 का वर्ग ऋण 2 करणी में 6 का यहाँ पे वर्ग हो गया। यहाँ पे जो करणी में 3 है इसका दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर जब यहाँ पे करणी में 2 के साथ गुणा होगा ना तो करणी में 6 आपको प्राप्त होगा ऋण। यहाँ पर तो 2 है ही, यहाँ पे करणी में 6 को और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग करणी में 2 को अलग लिख देते हैं और करणी में 3 को हम अलग लिख देते हैं ना। 2 में 3 का गुणा कर देंगे करणी के अंदर, तो यहाँ पे करणी में 6 में पुनः वापस हो जाएगा। तो करणी में 6 के स्थान पर हमने इतना कुछ लिख दिया और करणी में 3 का चूँकि हम लोग पहले से यहाँ पर अब हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं करणी में 3 और हर में इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग आपको 4 प्राप्त होगा। जब संख्या 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 मिलेगा और करणी में 2 है, इसका वर्ग कर देंगे तो करणी आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 4, 4 दूना आपको 8 मिला ऋण। यहाँ पर वर्ग कर देते हैं तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूना 4 आपको मिलेगा और करणी में 6 है, इसका वर्ग कर देंगे तो करणी ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो 6 और 4 का गुणा करना है हमें, 6 में 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौका 24 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर तो 2 करणी में 6 इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे करणी में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 3 आपको प्राप्त होगा, 3 और यहाँ पर 2 है, 3 में 2 का गुणा कर देंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पर ऋण 6 मिला और बचा क्या है, केवल यही बचा हुआ है ना। 2 था और यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात हो गया 3, 3 दूना 6 हमने लिख दिया। यहाँ पर बचा क्या, करणी में 2 केवल बचा हुआ है। यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 24 में से आप यहाँ पे 24 में से जब 8 घटा देंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा, वो भी ऋणात्मक का। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक राशि का मान अधिक था, ऋण आपको यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋणात्मक है ना, अब हम क्या कर देते हैं, अंश में देख लेते हैं। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है दोनों पदों में से, साथ ही साथ हम लोग ऋण 1 भी उभयनिष्ठ कर लेते हैं ना। चलिए ऋण 2 उभयनिष्ठ कर लेते हैं, क्यों, ताकि हम लोग यहाँ पे हर में जो ऋण है आपस में गुणा होकर धनात्मक हो जाए। यहाँ पर हम ऋण 2 उभयनिष्ठ कर लें तो देखिए जो पद धनात्मक है वो पद अब ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर यह पद ऋणात्मक है, अब यह पद धनात्मक हो गया। यहाँ से हमने 2 उभयनिष्ठ किया हुआ है, तो बचा क्या, 2 गुणते 3 है, तो 3 अभी बचा हुआ है, 3 बचा है और यहाँ पे करणी में 2 तो बचा ही है। ठीक है, इस पद से हमने ऋण 2 उभयनिष्ठ लिया तो ऋणात्मक संख्या आपका धनात्मक हो गया। और यहाँ पे 6 का गुणनखंड 2 गुणते 3 होगा, तो 2 हमने उभयनिष्ठ कर लिया, 3 बचा हुआ है, 2 करणी में मतलब 3 करणी में 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ से जब हम, और यह पद जो पहले धनात्मक है अब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया है। ठीक है, तो क्या बचा हुआ है, केवल यहाँ पे करणी में 6 बचा हुआ है और हर में क्या है, ऋण यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे ऋणात्मक गुणा होकर आपको यह पद मतलब जो भी संख्या है धनात्मक हो गया। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा होकर यह धनात्मक हो जाएगा। अंश और हर 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर अंश में केवल यही बचेगा कोष्टक वाला मान, 3 करणी में 2 ऋण यहाँ पे करणी में 6 और हर में क्या, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो गया, 2 8 16, यहाँ पर हर में 8 बचा। ठीक है, परमेयीकरण करने के बाद आपको यह मान प्राप्त हो रहा है, 3 करणी में 2 ऋण करणी में 6 और हर में 8।
चौथा प्रश्न आपको यही दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश का वैल्यू कितना 1 ही होता है इसका मान, ऋण कोसेक 60 अंश का वैल्यू, पहले तो इसके लिए आपको साइन 60 अंश का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए, है ना, जिसका मान करनी में 3/2 होता है। तो इसका वैल्यू कितना, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, 2/3 होता है। और हर में यहाँ पे सेक 30 अंश मतलब काश 30 अंश का वैल्यू कितना होता है करनी में 3/2, तो इसका वैल्यू कितना 2/3। और यहाँ पे प्लस काश 60 अंश का वैल्यू कितना 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान कितना 1। चलिए अब हम लोग लसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर लसा हो जाएगा 2 करनी में 3, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 विभाजित हो जाएगा, करनी में 3 बार भाग जाएगा, x का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे करनी में 3 हो गया, प्लस यहाँ पर तो हर में तो 1 रहेगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 करनी में 3 बार भाग जाएगा, इसका 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 करनी में 3 मिलेगा, ऋण उसी प्रकार से यहाँ पे करनी में 3 से भाग देंगे, करनी में 3 समाप्त हो जाएगा, 2 का यहाँ पे 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 दूना आपको 4 प्राप्त हुआ। चलिए हर में यहाँ पर लसन लेंगे ना तो भी आपको 2 करनी में 3 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। करनी में 3 विभाजित हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 2 से भाग देंगे, करनी में 3 बार भाग जाएगा, करनी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे, करनी में 3 प्लस यहाँ पे हर में आप चाहे तो 1 कर सकते हैं, 1 से यहाँ पर 2 करनी में 3 में भाग देंगे, 2 करनी में 3 बार भाग जाएगा और उसका फिर आपको 1 में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 करनी में 3 का गुणा कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर तो ये इसी प्रकार से रहेगा, केवल इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर है करनी में 3 और प्लस 2 करनी में, यहाँ पर दोनों करनी में 3 का ही पद है, दोनों पदों को हमें जोड़ लेना चाहिए था, ठीक है। 3 करनी में 3 हो जाएगा, है ना, 2 करनी में 3, यहाँ पर भी करनी में 3 है। चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, 3 करनी में 3 हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 4 हो गया और हर में क्या है 2 करनी में 3 है। और यहाँ पर जो है इसका हम लोग को व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यह अंश में चला जाएगा, 2 करनी में 3 अंश में चला जाएगा और यहाँ पर यह तो हर में ही रहेगा। यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी करनी में 3 का पद है, यहाँ पर भी करनी में 3 का पद है, 3 करनी में 3 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 3 करनी में 3 मिला। चलिए अंश और हर से यह मान विभाजित है, आपको क्या मिला 3 करनी में 3 ऋण 4 और हर में क्या है 4 प्लस 3 करनी में 3। चलिए यहाँ पर हर से करनी समाप्त करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 करनी में 3 ऋण यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी अंश में मान दे दिया गया है वही हर में है, केवल यहाँ पे चिन्ह का अंतर दे दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर दोनों पद धनात्मक है, पहले इसको लिख देते हैं, 3 करनी में 3 को हम पहले लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस 4 को हमने बाद में लिख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर हर से हम लोग करनी समाप्त करते हैं, यहाँ पर पद धनात्मक है तो इसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 3 करनी में 3, यहाँ पे ऋण 4 का अंश में गुणा कर देते हैं, साथ साथ मान में कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए हमें हर में भी इसी मान का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वाला जितना वैल्यू है वही कोष्टक में यह मान है, तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा, 3 करनी में 3 ऋण 4 का यहाँ पे अंश में वर्ग हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं हर में एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी प्रकार का है ना, इसीलिए यहाँ पर हमेशा चिन्ह चेंज करके करेंगे ताकि ए का वर्ग हो जाए और माइनस बी का वर्ग हो जाए, तो वर्ग हो जाएगा तो जो भी करनी में संख्याएं रहेंगी वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहले पद का वर्ग कर देंगे ना, 3 करनी में 3, यहाँ पर इसका वर्ग करना पड़ेगा, ऋण आपको 4 का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा वर्ग कर देंगे इसका, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको प्रसार कर दीजिए, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 करनी में 3 का आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस b का स्क्वायर 4 का आपको स्क्वायर कर देना है, ऋण 2a भी रहता है 2 और यहाँ पे 3 करनी में 3 और गुणते यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने इसको प्रसार कर दिया और यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तिहाई 9 मिलेगा, करनी में 3 का वर्ग कर देंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ग कर देंगे 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 आपको प्राप्त होगा, ऋण 4 में 4 गुणा कर देंगे आपको 4 चौका 16 प्राप्त होगा। आगे हल करते हैं, यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 यहाँ पे करनी में 3 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 9 तिहाई 27 मिला और यहाँ पे प्लस 4 चौका 16 ऋण यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6
और 6 में 4 गुणा कर देंगे 24, 3 दूना 6, 6 चौका 24, या फिर 4 3 12, 12 12 दूना 24, ठीक है। और यहाँ पर है करणी में 3, और यहाँ पे हर में विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको 11 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 7 में से 6 घटा देंगे 1, और यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे 1। यहाँ पर यह पद जुड़ रहा है, जोड़ देते हैं 6 और 7, 6 दूना 12, 1 13 को 3 हो गया, हासिल 1 लगा। यहाँ पर 2 1 3, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 4, और ऋण यहाँ पे 24, करणी में 3 और हर में आपको 11 प्राप्त हुआ। हल करने पर हमें यही मान प्राप्त हुआ, 43 - 24, करणी में 3 और हर में 11। पाँचवा प्रश्न यही दिया हुआ है, यहाँ पर हम सबका मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर है 5, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 60, तो यहाँ पे 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 यहाँ पे वर्ग कर देना है, तो हम 1/2 का वर्ग कर देते हैं, प्लस यहाँ पे 4 है, गुणते सेक स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ पे सेक किसका व्युत्क्रम होता है कास का, तो कास 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2, तो यहाँ पे इसका 2 बटा करणी में 3 हो जाएगा। इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्ग कर देते हैं। ऋण tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा। और हर में साइन स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, तो इसका वर्ग, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान करणी में 3/2, तो यहाँ पे इसका वर्ग। चलिए इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5, इसका वर्ग कर देंगे 1/2 का, तो अंश में 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा, हर में 2 का वर्ग कर देंगे 2 दूना 4 मिला, प्लस यहाँ पे 4 हो गया, गुणते 2 का वर्ग कर देंगे 2 दूना 4, और 3 का वर्ग कर देंगे 3, ऋण 1 का वर्ग कर देंगे तो 1, यहाँ पे 1/2 का वर्ग कर देंगे, अंश का वर्ग कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो आपको मिलेगा 2, नहीं 2 का वर्ग 4 मिलेगा, प्लस करणी में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 मिलेगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 मिलेगा। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो 5/4 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, प्लस 4 में 4 गुणा कर देंगे 16, और हर में 3, ऋण 1, और हर में यहाँ पर तो लसा 4 हो जाएगा, यहाँ पर लसा 4 हो गया, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो मतलब यहाँ पे चलिए एक बार अलग से लिख देते हैं, 1 + 3 हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लसा ले लेते हैं, 4 और 3 का लसा 4 3 12 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 3 12 3 बार भाग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 बार भाग जाएगा, 4 का यहाँ पे 16 में गुणा कर देंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 64 हो गया। अब यहाँ पे हर में आप 1 लिख सकते हैं, अब 1 का 12 में भाग देंगे, 12 बार भाग जाएगा, 12 के 1 में गुणा कर देंगे, आपको 12 प्राप्त हो गया। चलिए, और यहाँ पर जो हर में है 3 में 1 जोड़ देंगे 4 है, फिर यहाँ पर हर में 4 है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इन दोनों पदों को हम पहले जोड़ देते हैं ना, या फिर चाहे तो हम लोग घटा भी सकते हैं। 15 में से हम लोग इसको घटा ही देते हैं, ठीक है। 15 में से हम 12 को घटा देंगे ना तो 3 बचेगा, और 3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 15 में से हमने 12 को घटा दिया तो यहाँ पे 3 बचा, अब 3 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 3 7, यहाँ पे 67 हमें प्राप्त हो रहा है। और हर में क्या है 12, यहाँ पे अंश में 4 है, हर में 4 विभाजित होकर आपको 1 प्राप्त होगा, या फिर उसको हम हटा ही देते हैं ना। यहाँ पर हल करने पर हमें यही प्राप्त हो रहा है 67/12। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सही विकल्प भी हमें बताना है, साथ साथ कारण भी हमें बताना है। तो यहाँ पर दूसरे में भी पहला प्रश्न में दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया 2 tan 30 अंश और हर में है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। इसका वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगा, यहाँ पे साइन 60 अंश की, कॉस 60 अंश की, tan 60 अंश, यहाँ पे साइन 30 अंश। यहाँ पर हमें बताना है ना, जो भी विकल्प सही रहेगा उसको हम बता देंगे। तो इसको हम लोग को पहले इसी को हल करना पड़ेगा, और हल करने पर जो भी हमें मान ज्ञात होगा फिर हम लोग देख लेंगे कि वो साइन 60 अंश का वैल्यू है कि cos 60 अंश का कि tan 60 अंश। यहाँ पर हम लोग को उसको चेक करके बताएंगे, है ना, और बता देंगे कौन सा विकल्प सही है। तो इसको हम लोग नोट करते हैं। प्रश्न यही दिया था कि 2 tan 30 अंश हर में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए 2 हो गया, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 करणी में 3 होता है, हर में 1 प्लस हो गया, और यहाँ पे मतलब tan 30 अंश का हमने मान बताया कि 1 करणी में 3 होता है, और इसका हमें सिंपल वर्क कर देना है। चलिए यहाँ पर 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 बटा आपको करणी में 3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस इसका 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, करणी में 3 का वर्ग कर देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। चलिए 2 बटा यहाँ पे करणी में 3 है, और फिर हर में, यहाँ पर यह अंश में हो गया, यह हर में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे लसा हम लोग ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे लसा 3 हो जाएगा,
और 1 में 3 से भाग देंगे, मतलब 3 में 1 से भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा, 3 का 1 में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 से 3 एक ही बार विभाजित है, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर 2 करनी में 3 है और हर में है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 हमें 3 प्राप्त हो रहा है ना। चलिए 2 करनी में 3 हो गया, यहाँ पर अंश में 2 करनी में 3 है और हर में 4 करनी मतलब 4/3 है, तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए, मध्य वालों का आपस में, तो यहाँ पर या फिर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो यहाँ पे 3/4 हम कर देते हैं। ठीक है, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, 4/3 है तो 3/4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चूंकि विभाजित हो रहा है, विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और करनी में 3 आपस में विभाजित होगा, है ना। देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 हो गया और यहाँ पे गुणते करनी में 3 को, मतलब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणते हम करनी में 3 लिख सकते हैं ना। अभी करनी में 3 का करनी में 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि हमें हर से विभाजित करना था इसलिए हमने इस प्रकार से लिख दिया। और हर में करनी में 3, यहाँ पे 4 को हम लोग गुणनखंड के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 हमने लिख दिया। यहाँ से 2 विभाजित है, यहाँ से करनी में 3 विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, करनी में 3/2, यही मान हमें प्राप्त हो रहा है, करनी में 3/2, जो कि इसी का वैल्यू होता है, sin 60 अंश का वैल्यू होता है करनी में 3/2। तो यही वाला ए वाला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। और बाकी सब का वैल्यू हम बताएं तो क्या होता है, यहाँ पे यदि हम लोग cos 60 अंश का वैल्यू का बात करें तो यह 1/2 प्राप्त होता है ना। tan 60 अंश का मान कितना, करनी में 3 होता है। sin 30 अंश का वैल्यू कितना, 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही बन रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं कि यह साइन हमें 60 अंश के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट के लिए विकल्प कौन सा सही बना, ए वाला विकल्प सही बनना था, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न में। सेकेंड में देखते हैं कौन सा विकल्प सही बन रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न तो हमें दे दिया गया कि 1 - tan² 45 अंश, हर में 1 + tan² 45 अंश। अब यहाँ पे देखते हैं इसके किस मान के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है ना। प्रश्न हमें यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 - tan² 45 अंश। tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 - 1 का वर्ग 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 + 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा, 1 में से 1 घटकर हमें 0 प्राप्त होगा और हर में 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसका वैल्यू अंततः हमें 0 ही प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर विकल्प हमें डी ही प्राप्त हो रहा है ना। हल करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ था, जो कि विकल्प डी सही हो रहा है। sin 45 अंश का मान की बात करें तो 1 करनी में 2 होता है, 1 तो 1 ही है, और tan 90 अंश का वैल्यू अपरिभाषित होता है ना। तो यही मान सही है, जो कि है डी विकल्प सही बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड के लिए डी विकल्प सही है। थर्ड वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है, यहाँ पे a का वैल्यू हमें 0 अंश, 30 अंश, यहाँ 45 अंश, 60 अंश, यहाँ प्रतिस्थापित करके देखना है कि किस मान पे हमें यहाँ पे sin 2a = 2 sin a हमें प्राप्त हो रहा है ना। इसको नोट करते हैं, एक बार 0 अंश प्रतिस्थापित करके देखते हैं, 30 अंश, 60 मतलब 45 अंश, यहाँ पे देखते हैं किस पर हमें ये दोनों वैल्यू बराबर प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो ए वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 0 अंश चेक करने के लिए, तो लिख देते हैं जब हमें a = 0 अंश प्राप्त हो रहा है तब क्या मान इसका ज्ञात होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड होगा साइन, यहाँ पे 2 गुणते a के स्थान पर हमें 0 अंश प्रतिस्थापित कर देना है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है ना, तो इसका 0 में गुणा कर देंगे तो हमें 0 अंश ही प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देते हैं साइन, यहाँ पे 0 अंश ही हमें प्राप्त हो रहा है। साइन 0 अंश का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यह राइट हैंड साइड का ज्ञात कर देते हैं, 2 हो गया गुणते यहाँ पे साइन ए के स्थान पर हमें 0 अंश प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पे 2 गुणते साइन 0 अंश का वैल्यू हमने बताया कि 0 होता है, तो 0 में जब 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है ना। तो इसी के लिए यह सत्य दिया हुआ है ना। जब यहाँ पे यहाँ पे जो न्यून कोण की चर्चा किया हुआ है, यहाँ पर 0 अंश होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही विकल्प हमें सही प्राप्त हो गया है ना। अब चाहे तो आप सेकंड में जो दे दिया गया है 30 अंश, यहाँ पे 30 अंश प्रतिस्थापित करके यहाँ पर आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं, हल करके आप चेक कर सकते हैं, आपको बराबर नहीं प्राप्त होगा बायां पक्ष और दायां पक्ष, है ना। तो यहाँ पर पहले में हमें ज्ञात हो गया, तो यही वाला विकल्प सही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे a = 0 अंश के लिए, ठीक है, जो एंगल हमें दे दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फर्स्ट वाला ही विकल्प सही है, 0 अंश, हमने a के स्थान पर 0 अंश प्रतिस्थापित किया।
तो यहाँ पे ए वाला विकल्प ही सही बना। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पर 0 अंश वाला ही विकल्प सही बना। आप चाहें तो 30 अंश यहाँ पे प्रतिस्थापित करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 दूना 60 अंश हो जाता और बराबर 2 और साइन यहाँ पे 30 अंश रहता। फिर उसको हल करते हैं, फिर 45 अंश रखते हैं। 45 दूना यहाँ पे 90 हो जाता और यहाँ पे बराबर 2 साइन 45 अंश रहता। इस प्रकार से रख के आप उसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमने हल करके बताया यहाँ पर यही वाला विकल्प सही बन रहा था। अब यहाँ पे चौथे प्रश्न को यहाँ पे नोट करते हैं ना। यहाँ पे दे देगा 2 tan 30 अंश हर में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। यहाँ पे देखते हैं किसके बराबर है ना। यहाँ पर यदि हम लोग सबके मान की बात करें तो cos 60 अंश का वैल्यू कितना 1/2 होता है। ठीक है, साइन 60 अंश का वैल्यू कितना करनी में 3/2 होता है। tan 60 अंश का वैल्यू कितना करनी में 3 होता है। साइन 30 अंश का वैल्यू कितना 1/2 होता है ना। चलिए देखते हैं इसको हल करके कि इसका मान किसके बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 2 हो गया। tan 30 अंश का वैल्यू कितना 1/करनी में 3 होता है और हर में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है, मतलब जो tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3, इसका हमें वर्क कर देना है और हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2/करनी में 3 और हर में 1 माइनस, यहाँ पे वर्क कर देंगे 1 का अंश में 1 है तो इसका वर्क कर देंगे 1, हर में 3 है तो इसका वर्क कर देंगे तो करनी समाप्त हो जाएगा, केवल हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, हमने वर्क कर दिया, 1/3 हमें प्राप्त होगा और हल करते हैं। यहाँ पे 2/करनी में 3 हो गया और यहाँ पर ना हमें लसा लेना पड़ेगा। चलिए इसको हर में 1 कर देते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे इनका लसा 3 होगा। यहाँ पे 3 में 1 से भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 ऋण, यहाँ पर 3 में 3 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, फिर 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही मिलेगा और यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पे 2/करनी में 3 और 3 में से जब आप 1 घटा देंगे तो 2 मिलेगा और हर में क्या है 3। अब इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं ना। यहाँ पर अंश में 2/करनी में 3 गुणते, यहाँ पे 2/3 है तो इसको 3/2 करके हम लोग गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अंश और हर में यहाँ पे 2 समाप्त हो जाएगा, 3/ आपको करनी में 3 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणते करनी में 3 लिख सकते हैं। गुणा कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा और हर में है करनी में 3, करनी में 3 विभाजित हो गया, करनी में 3 बच रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग देख लेते हैं किससे मान प्राप्त हो रहा है, मतलब किसके बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 तो यहाँ पर नहीं मिला। साइन 60 अंश का वैल्यू करनी में 3/2 तो यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पे tan 60 अंश का वैल्यू हमने बताया था करनी में 3 होता है तो यहीं पर हमें सही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे साइन 30 अंश की बात करें तो 1/2 होता है तो यहाँ पे tan 60 अंश के मान के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है tan, यहाँ पे यह 60 अंश। विकल्प कौन सा सही है, सी वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं चौथे में यहाँ पे सी वाला विकल्प सही बना। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, यदि tan a + b बराबर करने में 3 और tan a - b बराबर 1/करने में 3, यहाँ पर जो a + b का वैल्यू है दे दिया गया है ना कि 0 अंश से इसको बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर ये 90 अंश के बराबर हो सकता है या फिर इसे छोटा ही रहेगा जो a + b का वैल्यू है। और इस प्रकार से हो कि ये जो कोण a है इसका वैल्यू मतलब a का मान यहाँ पे b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं और a और b का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न में हमें यही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। चूँकि यहाँ पे दे दिया गया है ना tan a + b बराबर हमें दे दिया गया है करनी में 3। अब यहाँ पे करनी में 3 दे दिया गया है ना, तो चूँकि यहाँ पर tan के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी इसका हम लोग जो करनी में 3 है यहाँ पे tan के यह किस मान का वैल्यू होता है ना। तो इसी प्रकार से आप कोणों का तुलना कर पाएंगे, है ना, कि a + b बराबर है क्या। देख लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हमें पता है ना, चलिए यहीं पे लिख देते हैं tan, हमें पता है कि tan यहाँ पे 60 अंश बराबर क्या होता है, करनी में 3 होता है ना। तो करनी में 3 के स्थान पर हम लोग क्या यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, tan 60 अंश। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा tan a + b बराबर करनी में 3 के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, tan 60 अंश। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर ही है। यहाँ पर भी tan के त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा की गई है और यहाँ पर भी tan के त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा की है ना। तो यहाँ पे किस न्यून कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, तो यह वो कोण है a + b। ठीक है, यही न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा हो रहा है ना।
तो यहाँ पे जो न्यून कोण है यह भी आपस में बराबर रहेगा। यहाँ पर जो कोण, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमने कोणों का तुलना ही कर दिया है ना, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो यहाँ पे जो न्यून कोण है यह भी बराबर होगा। इसीलिए लिख देते हैं a प्लस बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 60 अंश प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बना समीकरण नंबर 1 तथा चूंकि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है ना कि tan a ऋण b बराबर 1/3 में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a ऋण b बराबर, अब यहाँ पर भी हम लिख देते हैं आपको कि tan, यहाँ पे tan रहेगा, यहाँ पे 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3 में 3। और यदि आपको जो भी प्रश्न दिया रहा है, यहाँ पे यदि साइन दिया रहता है ना, तो आपको यहाँ पर मान भी उसी प्रकार से दिया रहता है। यदि साइन कास, तो यहाँ पर उसी प्रकार से रखते, तभी आप न्यून कोण का तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात कर पाते हैं ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो भी मान दे गए हैं, यहाँ पर tan का दिया हुआ वैल्यू ना, तो यहाँ पर भी tan के ही प्रकार का आपको दिया हुआ मान है ना। यहाँ पे ये tan 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/3 में 3 के स्थान पर यह tan 30 अंश का वैल्यू होता है। यहाँ पर भी न्यून कोण का हम तुलना कर देते हैं ना, इसलिए लिख देते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात tan के बारे में चर्चा किया गया है, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर ही है, तो यहाँ पे न्यून कोण भी, मतलब जिस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना की गई है वह न्यून कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर यहाँ पे 30 अंश, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिया a माइनस बी बराबर यहाँ पर ये हो गया 30 अंश। इस प्रकार से बना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग लिख देते हैं जोड़ने पर, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, बायां पक्ष को बायां में जोड़ देते हैं, दाहिने को दाहिने में। तो यहाँ पे a प्लस बी है, यह बायां पक्ष, और इसको जोड़ देते हैं a माइनस बी। बायां पक्ष को हमने जोड़ दिया, दाहिने पक्ष को जोड़ देते हैं, 60 अंश है और यहाँ पर है 30 अंश। तो यहाँ पर b से b घट जाएगा, जितना धनात्मक है उतना ही मान ऋणात्मक है, घटकर 0 हो गया। a प्लस a 2a प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 60 अंश 30 अंश, यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, 2 गुणा में है बराबर करते हुए पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा। a का वैल्यू 90 अंश बटा यहाँ पे 2 हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू हमें 45 अंश प्राप्त हो रहा है। चलिए ये हो गया 45 अंश है, तो यहाँ पे a का मान हम लोग किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए यहीं पे प्रतिस्थापित कर देते हैं ना, समीकरण 1 में लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो यहाँ पे लिख देते हैं a के स्थान पर 45 अंश हमने प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस b बराबर यहाँ पे 60 अंश। समीकरण 1 यही है, केवल हमने a के स्थान पर 45 अंश प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 60 अंश ऋण, यहाँ पे प्लस 45 अंश से बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पे b बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 5, 5 में से 4 घटा देंगे 1, 15 अंश आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू 45 अंश मिला, b का 15 अंश, जो कि यदि इन दोनों का मान हम लोग जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे 45 और प्लस यहाँ पे 15 अंश, यहाँ पर आपको 60 अंश प्राप्त हो रहा है ना। इन दोनों का योगफल हमें 60 अंश मिल रहा है, जो कि क्या है 0 अंश और 90 अंश के बीच में ही हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 20 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू 45 अंश ज्ञात हुआ, इसका 15 अंश हमें ज्ञात हो रहा है, ठीक है। अतः लिख देते हैं, अतः a बराबर 45 अंश तथा b बराबर 15 अंश है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया, फर्स्ट प्रश्न, साइन दे दिया गया a प्लस बी बराबर साइन a प्लस यहाँ पे साइन b। यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं, और कुछ यहाँ पर जो a है ना, यहाँ पर न्यून कोण की ही बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग a और b अलग अलग कोणों का मान प्रतिस्थापित करके और चेक करके देखते हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। पहले प्रश्न में हमें यही दे दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, तो यहाँ पर a और b 2 कोण हम लोग मान लेते हैं ना, लिख देते हैं माना। चलिए हम लोग a का वैल्यू 30 अंश मान लेते हैं, कामा b का वैल्यू हम लोग 60 अंश मान लेते हैं। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पर है साइन a प्लस बी है,
यहाँ पर मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए के स्थान पर 30 अंश प्रतिस्थापित कर देते हैं, बी के स्थान पर 60 अंश। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 30 और 60 90 अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। साइन 0 अंश का वैल्यू 0 प्राप्त होता है और यहाँ पे साइन 90 अंश का वैल्यू आपको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात हुआ। चलिए राइट हैंड साइड का भी मान हमें एक ही प्राप्त होना चाहिए, है ना, तभी यह मान सही होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है साइन ए प्लस है साइन बी। साइन ए का वैल्यू हमें साइन 30 अंश है, साइन रहेगा 30 अंश ए के स्थान पे, प्लस यहाँ पे साइन बी के स्थान पे 60 अंश। साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ पे साइन 60 अंश का वैल्यू करनी में 3/2। यहाँ पर तो असत्य हो गया है ना, क्योंकि इन दोनों का योगफल हमें 1 के बराबर प्राप्त होना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग लसत 2 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे करनी में 3 हमें प्राप्त हो रहा है। लिखते हैं यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है यह बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है ना, अतः यहाँ पर जो भी हमें दे दिया गया कथन कि यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, यह कथन दिया हुआ है असत्य। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यह है असत्य। सेकंड प्रश्न दे दिया गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पे चलिए थीटा का वृद्धि करके देखते हैं कि साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेकंड प्रश्न के लिए यहाँ पे हमें पता है ना कि साइन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, कामा साइन रहेगा 30 अंश का मान कितना 1/2 होता है, कामा साइन यहाँ पे 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, कामा साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें यही पता चल रहा है कि देख रहे हैं कि जो साइन 0 अंश है का वैल्यू 0 है, फिर 1/2 हो रहा है, इससे यह वैल्यू बढ़ ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते 0 से लेकर यहाँ पे 1 तक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्य। यह जो कथन दे दिया गया है यह सत्य है और कारण यही हम लोग का, क्योंकि कारण यही हो जाएगा। थर्ड प्रश्न में दे दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए यहाँ पे कॉस के साथ देखते हैं कि मान में वृद्धि करते हैं हम लोग, थीटा के मान में वृद्धि करके देखते हैं कि कॉस थीटा का मान भी बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। थर्ड वाले प्रश्न में हल करते हैं, देखते हैं। हमें पता है ना साइन नहीं कॉस का वैल्यू याद कर देना है। कॉस 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, कॉस फिर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान करने में 3/2 होता है, और यहाँ पे कॉस 45 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है, कॉस 60 अंश यहाँ पे इसका मान 1/2 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो कॉस के लिए है, यहाँ पर यदि हम लोग कोणों को बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर करनी में 3/2 हो गया, फिर 1/करनी में 2 हो रहा है, फिर 1/2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 हमें प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पे लिख देते हैं यह जो कथन है यह असत्य है, क्योंकि लिख देते हैं थीटा को बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान कम हो रहा है, और यहाँ पर हमने लिखकर आपको दिखाया भी। चौथा प्रश्न दे दिया गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पर दे दिए गए सभी मानों पर, जो कि यहाँ पर असत्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है केवल यहाँ पे 45 अंश के लिए बराबर रहता है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा को बराबर करने की बात किया हुआ है ना, तो यहाँ पर ही देख लीजिए, यदि साइन 0 अंश की बात करें, 0 अंश प्रतिस्थापित करेंगे तो इनका वैल्यू 0 और 1 प्राप्त हो रहा है, बराबर नहीं मिला है ना। यदि हम लोग थीटा के स्थान पर 30 अंश प्रतिस्थापित कर दें, देखिए हमें यही दिया हुआ है ना कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे सभी मानों के लिए दिया हुआ था, है ना।
तो यहाँ पे थीटा के स्थान पर यदि हम लोग 30 अंश प्रतिस्थापित कर देंगे तो इसका साइन का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो इसका कड़ी में 3/2 प्राप्त होगा। यदि हम लोग थीटा के स्थान 45 अंश प्रतिस्थापित करेंगे तभी हम लोग मान बराबर प्राप्त करेंगे, है ना, जो कि 1/2, 1/2, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर प्राप्त होगा, है ना। और यहाँ पर यदि 60 अंश भी प्रतिस्थापित कर देंगे दोनों का मान भिन्न मिलेगा, साथ ही साथ 90 अंश पर भी दोनों का मान भिन्न मिल रहा है ना। तो ये कथन है यहाँ पर दे दिया गया था कि सभी मानों के लिए सही है। यह जो कथन है साइन थीटा और बराबर कास थीटा यह सभी मानों के लिए होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं यह असत्य है। केवल यह 45 अंश थीटा बराबर लिख देते हैं, थीटा बराबर 45 अंश के लिए सत्य है, ठीक है। यदि थीटा बराबर केवल 45 अंश है तभी यह मान सत्य है ना, कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर सभी मानों के लिए दिया गया था तो यह असत्य हो गया, है ना। और कारण ही है केवल यह थीटा बराबर 45 अंश के लिए सत्य है, ठीक है। यह जो कथन था केवल 45 अंश के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए असत्य हो जाएगा, तो यह कथन हमें असत्य प्राप्त हुआ। 5वां प्रश्न दे दिया गया है a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि cot 0 अंश का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हमें पता है ना कि tan 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो tan का हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, तब cot tan का व्युत्क्रम होता है cot, ठीक है। तो cot 0 अंश का लिए यहाँ पर इसका मान का हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। tan का यहाँ पर हमने व्युत्क्रम कर दिया तो cot हो गया, 1 का भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 1 हमें 0 प्राप्त होगा, है ना, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है या फिर कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है ना। तो यह जो कथन दे दिया गया था यह दिया था सत्य। जो प्रश्न में दे दिया गया था कि a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है, तो इसको हमने देखा कि tan 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, तब यहाँ पे दोनों पक्षों का हमने व्युत्क्रम कर दिया, है ना। तो यहाँ पे tan का व्युत्क्रम cot होता है और यहाँ पे 1 का 0 1/0 हो गया, जो कि अपरिभाषित है, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है ना, जैसे आपको प्रश्न दिया था। तो यहाँ पर जो कथन दे दिया गया था हमें वो सत्य दिया था, है ना, कि cot 0 अंश जो होता है वो परिभाषित नहीं या फिर अपरिभाषित है, कथन बना सत्य। चलिए इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।